हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संदेश लेखन। यूँ तो अक्सर ही हम संदेश लिखा करते हैं, चाहे फिर वो कभी बधाई संदेश हो या शुभकामना संदेश हो या किसी भी प्रकार का संदेश हो। लेकिन संदेश लेखन की भी एक शैली होती है, एक उचित शैली होती है। और ख़ासकर देखें अगर हम एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण, तो ये कक्षा 10 की पाठ्यक्रम में भी आपका निर्धारित है संदेश लेखन। और यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और रचना और लेखन संबंधी जितने भी प्रश्न आते हैं आपके, अगर आप उन्हें सही प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। ठीक है, तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के यहाँ पे अपने नंबर जो स्कोर कर सकते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं कि संदेश लेखन का अर्थ क्या होता है। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि किस प्रकार का संदेश है तो हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए और किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात करें इसके अर्थ की, तो संदेश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। संदेश लेखन का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अपनी बात को कहना या जो महत्वपूर्ण सूचना है उसे संक्षिप्त में देना। यानी कोई ज़रूरी सूचना है तो हम उसको छोटे में अगले व्यक्ति तक पहुंचा दें, या हम कोई अभिप्रेरित बात कहना। ये संदेश लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है या अर्थ होता है। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को बताए जाने वाली अभिप्रेरित बात या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना को संदेश कहते हैं। यानी अगर हम एक व्यक्ति हैं और पूरे समूह को बताना चाहते हैं कोई ज़रूरी बात या कोई महत्वपूर्ण सूचना, तो वो भी संदेश है। अगर हम पूरा समूह हैं, ठीक है, और किसी हम एक व्यक्ति को भी अगर कोई महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं तो वो भी हम उसे भी संदेश कहते हैं। और इसी संदेश को लिखित रूप में प्रेषित करना क्या होता है, संदेश लेखन कहलाता है। संदेश लेखन के प्रकार, जैसे आपके पत्र लेखन का प्रकार होता है, ईमेल लेखन का प्रकार होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा संदेश लेखन का भी प्रकार होता है, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक। इतना तो आप पिछली वीडियो में जितना मैंने बताया है वहाँ से समझ गए होंगे कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक चीज़ें वे होती हैं जो हम अपने कार्यालयीय उद्देश्य को ध्यान में रखें, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं है, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। जैसे कोई व्यापारिक हो गया, ठीक है, या हम अपने स्कूल में किसी प्रधानाचार्य प्राचार्य को दे रहे हैं, या फिर ऑफिशियल कार्यालय जितने भी काम हो गए, तो वहाँ पर औपचारिक हो जाएगा। और ऐसे संदेश जब हम अपने सगे संबंधी या मित्र को भेज रहे हैं, या कोई पत्र लिख रहे हैं या ईमेल भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो औपचारिक संदेश वे हो गए जो कार्यालय उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लिख रहे हैं, और अनौपचारिक संदेश वे हो गए जो हम अपने निजी रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को या मित्र को भेज रहे हैं लिखकर। वे सारे अनौपचारिक संदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। चाहे हम जन्मदिन की बधाई दे रहे हों, या फिर उनके सालगिरह पर बधाई दे रहे हों, या कोई शुभकामना संदेश दे रहे हों, या फिर उनकी किसी सफलता पर हम उन्हें बधाई दे रहे हों, तो ये सारे जो हैं ये अनौपचारिक संदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि संदेश लिखते समय में कौन कौन सी जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह हम अभी ईमेल लेखन को हमेशा बॉक्स में लिख रहे थे या विज्ञापन लेखन को हमेशा बॉक्स में लिख रहे थे, उसी प्रकार संदेश भी हम हमेशा बॉक्स में लिखा रहना चाहिए। यानी कोई भी संदेश लिखने से पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, या इस तरीके से संदेश को लिखेंगे कि हम उसके जो है मार्जिन देकर आगे पीछे जगह छोड़ दें, और जब संदेश लिख लें तो हम एक बॉक्स बना दें। बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले शुभकामना संदेश, शोक संदेश आदि शीर्षक लिखा जाना चाहिए। यानी हमने एक यहाँ पर बॉक्स बना दिया इस तरीके से, तो हम सबसे पहले यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, जो भी वो संदेश होगा। अगर शुभकामना संदेश है तो शुभकामना संदेश लिखेंगे, बधाई संदेश है तो बधाई संदेश लिखेंगे, या कोई दुखद सूचना देनी है तो हम यहाँ पर शोक संदेश लिखेंगे। इसके बाद बाईं तरफ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिनांक लिखेंगे और उसके नीचे हम समय लिखेंगे। उसके बाद जो भी हम कोई भी अभिवादन लिखते हैं, जैसा कि जब हमने आपको पत्र लेखन बताया था उसी समय मैंने बताया था कि हम अभिवादन किस प्रकार से लिखते हैं, बड़ों के लिए अभिवादन क्या होता है और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए हम किस प्रकार का अभिवादन लिखते हैं। तो उसी प्रकार हम वहाँ पर अभिवादन लिखेंगे, जैसे प्रिय, मान्यवर, महोदय, माननीय, इस प्रकार के शब्दों से हम अभिवादन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से हम अपना संदेश लिखना प्रारंभ करेंगे और मुख्य विषय लिखेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी न हो। और लास्ट में जब बॉक्स के अंत में हम आएंगे तो हमें प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिखा जाना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर अगर हम किसी को संदेश भेज रहे हैं तो ये अपना संदेश लिख लेने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे। लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि जो हमने यहाँ पर विषय लिखा है उसकी जो शब्द सीमा होगी वो 40 शब्द होगी। 40 शब्द से बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग लेखन की रचना एवं लेखन में हमने सबने बताया है कि ईमेल लेखन में कितनी शब्द सीमा होनी चाहिए,
पत्र लेखन की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, या हम लघु कथा लिख रहे हैं तो उसकी शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग स्तर पर बताई गई हैं आपको। तो जो चीज़ जिस शब्द सीमा में लिखी जानी चाहिए अगर उसी में आप लिखते हैं तो ही उचित है, क्योंकि अगर हम उसका पैटर्न बदलते हैं तो फिर वो दूसरे रचना के प्रकार में चला जाता है। तो जो हमें लिखना चाहिए, जो हमें बताना चाहिए, वो ना हम लिख पाते हैं, ना बता पाते हैं, ना वो चीज़ें उस रचना के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपके मार्क्स भी कट हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा संदेश है वो सरल होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए ताकि पढ़ने वाला उसे समझ सके। संक्षिप्त और सारगर्भित हो, यानी छोटा हो लेकिन जो बात वो हमसे कहना चाहता है वो कह दे, और उसमें जो मुख्य भाव है वो कम से कम शब्दों में प्रस्तुत होने चाहिए। और हम चाहें तो इसमें विषयानुकूल चित्रों का समावेश भी कर सकते हैं। हालांकि चित्र जो है वे विज्ञापन लेखन में भी बनाए जाते हैं, लेकिन संदेश लेखन में भी हम चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप दीपावली के लिए कोई शुभकामना या बधाई संदेश भेज रहे हैं तो वहाँ पे आप दिए का चित्र बना सकते हैं, होली है तो रंगों का, या किसी को आप बधाई दे रहे हैं तो वहाँ पे आप एक गुलदस्ते का चित्र बना सकते हैं, किसी फूल का चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से हम चित्रों का प्रयोग भी संदेश लेखन में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं संदेश लेखन के प्रारूप की। जैसे मान लीजिए आपके किसी मित्र को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला है, प्रवेश मिला है या एडमिशन मिला है, और उसको स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति भी मिली है, तो हमें उसे बधाई देना है अपने मित्र को उसके एडमिशन और उसके स्कॉलरशिप के लिए। तो हम बधाई संदेश किस प्रकार से लिखेंगे? फॉर्मेट देखिए ये होना चाहिए, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद में दिनांक और समय होगा, और उसके बाद अभिवादन होगा, फिर मुख्य भाग या जिसे विषय वस्तु कहते हैं वो विषय वस्तु होगी। तो आइए, और उसके बाद अंत में हम प्रेषक का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम इस बधाई संदेश को देखते हैं। चूँकि ये बधाई देना है हमें, तो हमने यहाँ पे बधाई संदेश लिख दिया। फिर हमने दिनांक, कुछ भी हम लिख सकते हैं, दिनांक लिख दिया और समय लिख दिया। अब उसके बाद हम अभिवादन में, चूँकि मित्र है तो हम लिख देंगे प्रिय मित्र। इसके बाद शुरू में हम एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिले व छात्रवृत्ति की बहुत बहुत बधाई। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे पसंद के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया है और छात्रवृत्ति मिलने की भी घोषणा हुई है। तुम जैसे प्रतिभाशाली और योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना सचमुच सामाजिक न्याय एवं प्रोत्साहन की बात है। मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं और मेरा समस्त परिवार तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस प्रकार से हम जो हमारी मेन बात होगी या मुख्य विषय वस्तु होगी उसे लिख देंगे। अंत में हम यहाँ पे प्रेषक का नाम लिख देंगे। चूँकि यहाँ पर क ख ग लिखा है तो आप भी परीक्षा में क ख ग ही लिखें। अगर आपके प्रश्न में किसी मित्र का और आपका नाम दिया गया हो तो ही आप शुरू में चाहे तो अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय मित्र, यहाँ पर उसका जो भी नाम हो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अंत में भी अगर कोई नाम दिया गया तो उसे लिखकर नीचे यहाँ पर तुम्हारा अभिन्न मित्र या जिस भी संबंध के विषय में प्रश्न में कहा गया हो उसे आप लिख सकते हैं। आइए अब हम दो उदाहरण और देख लेते हैं कि जो संदेश होते हैं उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ताकि चीज़ें आपको बेहतर से समझ में आ जाएं। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि आपके भाई को राष्ट्रपति द्वारा वीर बालक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, उसे बधाई देने हेतु संदेश लिखिए। तो ये भी एक बधाई संदेश है। पहले हमने यहाँ पे दिनांक और समय लिख दिया, फिर हम लिखेंगे प्रिय अनुज। अनुज मतलब होता है छोटा भाई, और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुमने नदी में कूदकर एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। यह अत्यंत सराहनीय कार्य है जिसके लिए तुम्हें राष्ट्रपति द्वारा वीर बालक सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरी तरफ से इस सम्मान के लिए तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। मेरी ईश्वर से कामना है कि तुम जीवन में इसी प्रकार साहसिक कार्य करते रहो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। क ख ग तुम्हारा अग्रज का नाम दिया होता तो हम यहाँ पर नाम लिख देते और तुम्हारा अग्रज लिख देते। अग्रज का अर्थ हो गया बड़ा भाई और अनुज का अर्थ हो गया छोटा भाई। आइए एक और बधाई संदेश देखते हैं। आपके मित्र ने नीट की परीक्षा में राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उसे बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की, संदेश लेखन की जो शब्द सीमा होती है वो 40 शब्दों की होती है, तो आप चाहें तो 30 से 40 शब्द के बीच भी लिख सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा विस्तारित ना करें। आप 30-40 के बीच में ही लिखेंगे तो सही रहेगा। चलिए इस बधाई संदेश को हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक शीर्षक लिख दिया, बधाई संदेश, फिर दिनांक और समय हो गया, प्रिय मित्र, तुम्हें नीट की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाई। सुनकर बड़ा ही हर्ष और गर्व हुआ। मैं तुम्हें इसकी बधाई देता हूँ। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी तथा आशा करता हूँ कि तुम इसके बाद भी ऐसे ही मेहनत करोगे और हर परीक्षा में उत्तीर्ण होगे।
इससे विद्यालय, संस्था एवं पूरे परिवार का गौरव बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सफलता की बात अपने परिवार को बताई तथा इस बात को सुनकर सभी बहुत खुश हुए एवं बधाई भी दी। क ख ग तुम्हारा मित्र। जैसे हम इंग्लिश में कोई चीज़ लिखते हैं, लेटर वगैरह हुआ, तो हम वहाँ पे लास्ट में क्या लिख देते हैं, XYZ लिख देते हैं। उसी तरह हम हिंदी में क्या करते हैं, क ख ग लिख देते हैं, जो अपना नाम नहीं लिखना होता है। आप ध्यान रहे, परीक्षा में जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठें तो किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखते समय अपना नाम आपको नहीं लिखना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न है तो आप वहाँ पे क ख ग लिख सकते हैं और उसके नीचे हम लिख देंगे तुम्हारा मित्र। तो इस प्रकार से बधाई संदेश या शुभकामना संदेश लिखे जाते हैं। आप चाहें तो संदेश में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि अगर उसके योग्य यानी कि जो वहाँ पे शामिल किया जा सकता है, वैसा कोई आप अगर चित्र बनाना चाहें, कोई इमेज बनानी चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। और अगर आपको 2-4 पंक्तियाँ भी आती हैं अगर किसी कविता की, उससे रिलेटेड जो संदेश आप लिख रहे हैं, उस जैसे कोई त्यौहार है या शुभकामना है, उससे रिलेटेड कोई पंक्तियाँ आपको याद आ रही हैं, 2-3 पंक्तियाँ, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, तो उसे भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आपके मुख्य विषय, जैसे यहाँ पे आपने ये विषय लिख दिया, तो ये सारी बातें लिखने की जगह आप वो पंक्तियाँ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वो भी एक अच्छा संदेश लेखन माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपके स्ववृत्त लेखन, जो बायोडेटा होता है आपका, उसकी चर्चा करेंगे। और वो आपका देखा जाए तो रचना और लेखन के मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, वे सारे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से उनका अध्ययन करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर उस तरीकों को फॉलो करते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको पूरे अंक जरूर प्राप्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।